स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश से संबंधित जितने भी शासक हुए हैं उन सभी शासक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सभी टॉपिक को हम मैप के माध्यम से कवर करेंगे ताकि सभी टॉपिक आपको आसानी से याद हो जाए और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तुगलक वंश से पहले अगर आपने ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनको देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे प्लेलिस्ट से आप एक एक करके सभी वीडियोस देख लीजिएगा। इससे आपको मध्यकालीन इतिहास आसानी से समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस समय में भारत पर 5 वंशों ने शासन किया है। 320 वर्षों के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया है। ये है गुलाम वंश, खिलजी वंश। इन दोनों वंश को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं तुगलक वंश और इसमें है सैयद वंश और लोधी वंश जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। इसका समय है 1320 से लेके 1414 ईस्वी के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक था। खुसरो शाह जो इसका अंतिम शासक था। इससे पहले हमने देखा है खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बनता है गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसके 4 प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ये हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इसके अंतिम शासक है नसीरुद्दीन महमूद शाह। इन दोनों शासकों के मध्य में कई शासक आए हैं जो कि योग्य नहीं थे, तो हमें वहां से एग्जाम में प्रश्न भी नहीं बनता है, तो हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इनका जो समय है वो है 1320 ईस्वी से लेके 1328 ईस्वी के मध्य। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें दी थी इन्होंने। सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ एवं तीव्रगामी बनाया। इसके समय में डाक व्यवस्था थी। डाक व्यवस्था कैसे होती थी, तो मान लीजिए ये एक स्थान है, यहाँ से यहाँ पर जाना है तो यहाँ पे एक डायरेक्ट ही यहाँ तक यहाँ से इस जगह से लेके यहाँ तक डायरेक्ट पहुंचाया जाता था। इसके लिए बीच में कुछ घोड़े, कुछ शासक, कुछ उनके कर्मचारी होते थे, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करते थे। फिर ये जो कर्मचारी होता था ये यहाँ से लेके इस शासक तक पहुंचाता, इस कर्मचारी तक पहुंचाता था। इसके बाद में यहाँ से एक दूसरा कर्मचारी आता था और वो यहाँ से लेके इस शासक, इस कर्मचारी तक इसे पहुंचाता था। तो इस प्रकार से घोड़ों के माध्यम से श्रेष्ठ और तीव्रगामी डाक व्यवस्था बनाई गई। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में वापस ले ली गई थी। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े दागने की प्रथा तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। जो घोड़ा दागने की, जो घोड़ों को अदला बदली हो जाती थी तो उसके लिए जो राजस्व के घोड़े होते थे, राजकीय घोड़े होते थे, उनको दागने की व्यवस्था की। और जो सेना वगैरह के सेना में जो कर्मचारी शामिल होते थे उनके चेहरे की प्रॉपर व्यवस्था की गई। उसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई तथा बाग लगवाए। उसने एक वर्ष में इक्ता के राजस्व में 1/10 से 1/11 भाग से अधिक की वृद्धि नहीं करने का आदेश दिया। यानी जो उस समय दिल्ली सल्तनत था उसके जो राजा होते थे वो अपने जो प्रांत होते थे, अपने संपूर्ण साम्राज्य को कई सारे प्रांतों में विभाजित कर देते थे। जैसे इस समय प्रदेश में विभाजित होता है तो उस समय 20 या 25 ऐसे प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता था और एक एक प्रांत को इक्ता कहा जाता था। उसका एक एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। तो वहां से जो राजस्व लेते थे वो 1/10 या फिर 1/11 भाग से अधिक नहीं होता था। 29 अवसरों पर गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है इस तरफ मंगोलों का शासन है और इस तरफ से भारत पे आक्रमण होते रहते थे। इसलिए उसने मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने मलिक उल गाजी की उपाधि ग्रहण की जब इसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था। 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने बेटे जौना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, इनको काकतीय राजधानी वारंगल के अभियान पर भेजा और काकतीय वंश का अंत हो गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वारंगल है इस समय। वहां पे
इस समय जब ये गयासुद्दीन तुगलक का शासन था तो उस समय यहाँ पर एक शासन राज कर रहा था और ये है काकतीय वंश। काकतीय वंश का यहाँ पे शासन था जिनकी राजधानी वारंगल थी। इसने इस पे अभियान करने के लिए अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा, जिनका पहले नाम था जौना खां, और इसने इस साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और काकतीय वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, गयासुद्दीन जब बंगाल में था तब सूचना मिली कि जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह उसे राजा होने की भविष्यवाणी कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पे वो आया था, यहाँ पे अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आया था। तब उसे सूचना मिलती है, निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी कि तब औलिया ने उत्तर दिया कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी वो यहाँ पर बंगाल के आसपास में था तो यहाँ से दिल्ली का क्षेत्र काफी दूर है। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर के एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, और इसमें दबकर सुल्तान की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है, ये इनका मकबरा आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनका समय है 1325 से लेकर 1351 ईस्वी के मध्य। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलुग खां था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। इसने अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। बरनी ने इनकी 5 योजनाओं का उल्लेख किया है, जो 5 योजनाएं असफल रही हैं। तो ये है दोआब में कर की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण करना और कराचिल की ओर अभियान। तो एक एक करके सभी के बारे में हम देखते हैं। पहले देखते हैं दोआब में कर वृद्धि योजना क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में लागू किया गया। परंतु जब इसने यह योजना लागू की तब दुर्भाग्यवश दोआब के क्षेत्र में अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और उसी समय यह योजना लागू हो गई, यानी अकाल पड़ गया और इसी समय दोआब में कर वृद्धि की योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू कर दी और परिणाम यह हुआ कि किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया। इस विभाग का मुख्य कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना, यानी वो उन्हें अब मदद करने लगा पैसों से ताकि वो अपनी कृषि को सुधार सकें। अब देखते हैं राजधानी परिवर्तन की योजना। इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित किया है। चित्र में आप देख सकते हैं ये दिल्ली है और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है जो रेड कलर से मैं मार्क कर रही हूँ ये दौलताबाद है। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। इसका कारण था देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना, यानी इसका साम्राज्य विस्तार आप देख सकते हैं चित्र में काफी बड़ा है। तो यहाँ पे राजधानी बनाने का उद्देश्य ये भी था कि ये दिल्ली सल्तनत के मध्य में स्थित था और मंगोल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित रहना। ये जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है इस तरफ से लगातार मंगोल आक्रमण भी हो रहे थे और दक्षिण भारत की संपन्नता की ओर खिंचाव आदि, यानी इस तरफ दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था यहाँ पे व्यापार वगैरह का भी अच्छा होता था। यहाँ पे जो ये कपड़े उपड़े होते थे काफी अच्छे बनते थे, तो यहाँ पे ये काफी समृद्ध क्षेत्र था। तो इसके लिए भी इसकी संपन्नता की ओर खिंचाव के कारण भी इसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना पूर्णतः असफल रहती है और उसने 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने की अनुमति दे दी। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मान पूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। तो ये भी एक टॉपिक है कि असम्मान पूर्ण पत्र के कारण भी उसने राजधानी परिवर्तित की। तो आपको सभी कारण ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? जो इस समय कागज के टुकड़े चलते हैं, यानी 100 रुपए का अगर एक नोट है, अगर आप उसे बेचने चाहेंगे तो उसके जो कागज होता है उसका 100 रुपए मूल्य नहीं होता, तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं कि वह अपने
जितना उसका मूल्य रखा गया है उसकी कीमत उससे कम होती है। पीतल और तांबा धातुओं के सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के टंका के बराबर होता था। सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए। सांकेतिक मुद्रा चलाया, लेकिन सांकेतिक मुद्रा का जो बनाने का क्रिया थी उस पे जो सरकार था उसका नियंत्रण नहीं रहा, जिससे कई सारे टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्के से दिया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। यानी मार्केट में अगर बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो बहुत ज्यादा पैसा आने से अर्थव्यवस्था ठप हो गई, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा करके उनके बदले चांदी के सिक्के ले जाए। यानी जितने भी सिक्के मार्केट में गए थे उसने उस सारे सिक्के अपने इकट्ठा किया, यानी सबसे कहा कि वो सभी सिक्के इकट्ठा कर दें, लेकिन जितने सिक्के आए, जितने उसने जारी किए थे उससे कई गुना ज्यादा सिक्के उसके पास इकट्ठा हो गए। 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कबूलोई खान ने कागज की मुद्राएं चलाई थी और उनका सफल प्रयोग भी हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार चीन के शासक ने कागज की मुद्राएं चलाई थी जो सांकेतिक होती थी। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय के सोने के सिक्के हैं। ये सोने का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का है, और इस तरफ आप देख सकते हैं ये पीतल या फिर तांबे का सिक्का है जो कि सांकेतिक मुद्रा के नाम से प्रसिद्ध था। अब देखते हैं खुरासन पर आक्रमण। इस समय ईरान यानी खुरासन में मंगोलों के शासन का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन अभियान की योजना बनाई। ये मैप में आप देख सकते हैं। इस तरफ जो मंगोल शासक थे वो कमजोर हो गए थे। इसने सोचा कि अब हम अपने साम्राज्य का विस्तार इस तरफ भी करते हैं, खुरासन की तरफ। खुरासन को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की यह योजना असफल रही और उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी, क्योंकि उसने सैनिकों को अग्रिम वेतन भी दे दिया था और ये योजना असफल रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कराची अभियान योजना। कराची यहाँ हिमाचल प्रदेश के पास में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। कराची अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। इसकी सेनाओं को पहाड़ों में विजय प्राप्त करने का कोई भी अनुभव नहीं था। उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 10 अधिकारी ही वापस बचकर आ सके। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल रहती है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और इसी के साथ 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन ने की थी। इन दोनों वंशों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इब्न बतूता मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसका समय है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के मध्य। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 को मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसानों को दिए गए थे। जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था, फिरोज ने अपनी शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। उसके द्वारा केवल 4 प्रकार के कर लगाए गए थे। ये थे खराज जो लगान के रूप में वसूला जाता था, खुम्स युद्ध में लूट के माल पर कर होता था,
और जजिया यह गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर होता था। ज़कात इस्लाम के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार होते थे यानी जो धनी होते थे, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज या असहाय और फिर साधनहीन होते थे। तो ये 4 प्रकार के कर हैं जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपहार के कार्य किए। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम भी नियुक्त किए थे। फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत शौकीन था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उन्हें हक ए सर्व सिंचाई कर देना पड़ता था जो उपज का 1/10 हिस्सा होता था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट नए फलों के बाग लगाए थे। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी और इसी अनुवाद विभाग के अंतर्गत संस्कृत के कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया गया था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार गाजी मलिक गाजी सहना था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया था। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों को पुनः जागीर के रूप में वेतन देना शुरू कर दिया था जो अलाउद्दीन खिलजी के समय बंद कर दिया गया था। उसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया यानी जो भी सैनिक होता था उसका पुत्र उसके बाद उसका पुत्र सैनिक में जाता था, पुत्र नहीं होता था तो दामाद जाता था और दामाद भी नहीं होता था तो उसका कोई गुलाम उसकी जगह पर नियुक्त किया जाता था। इसमें सैनिकों की योग्यता की जांच पर असर पड़ा था। हेनरी इलियट ने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा गया है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिरोज तुगलक ने संसगानी जो कि 6 जीतल का होता था एक नया सिक्का चलवाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। तो ये कल्याणकारी शासन था क्योंकि उसने लोगों के कल्याण के लिए कई सारे कार्य किए हैं। उसने हिंदू जनता को जिम्मी कहा और हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जिम्मी का मतलब होता था वे लोग जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते थे। जजिया कर के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था। जजिया कर निम्नलिखित लोगों से नहीं लिया जाता था यानी निम्नलिखित लोगों को इनसे मुक्त रखा जाता था। ये हैं बच्चों से, बूढ़ों को, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर से संबंधित आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद कई शासक आए लेकिन सभी शासक अयोग्य होते हैं। नसरुद्दीन महमूद 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक ये शासक बनता है। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। यह कथन इसी शासक के लिए प्रसिद्ध था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। ये जो नसरुद्दीन महमूद है इनका जो शासन काल था वो दिल्ली से लेकर पालम तक फैला हुआ था। तो इनके लिए ये कथन कहा जाता है
तैमूर का आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। लाहौर का सूबेदार उसे तैमूर ने नियुक्त किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये 1300 ईडी का चित्र है। ये दिल्ली सल्तनत है। यहाँ पे यादव वंश, काकती और होयसल वंश का शासन था, लेकिन ये 1400 एडी का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर ये दिल्ली सल्तनत है। इसके बाद यहाँ पे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य आते हैं और बाकी का जो क्षेत्र होता है वो ये अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मैप भी आपको अपने माइंड में रखना है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए सही है। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें जीतल और टंका चलाया गया था सल्तनत काल में। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे नसरुद्दीन महमूद शाह। ऑप्शन सी सही है इसमें। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी सही है। कहा जाता है कि ये जो लकड़ी का महल था इसे इनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था और इसे मारने के लिए ही बनवाया गया था। नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंदर निर्माण करवाया था, लेकिन बहुत ज्यादा कई सारी नहरें, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतिहासकारों ने किस शासक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। सल्तनत बनने के पूर्व किसका नाम सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जूना खां था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दौलताबाद में। ऑप्शन सी सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।